एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। माय नेम इज खुशबू एंड हम आज करने वाले हैं 22 ऑफ जून की न्यूज एनालिसिस। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट ऑब्वियसली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे कि डेमो क्लासेस चल रही हैं भाई। आज जो है डेमो क्लासेस हुई थी, दैट वाज ऑन एसे। आप लोग जरूर उस चीज को देख लीजिएगा। कल भी एक डेमो क्लास रहेगी, सो डू वॉच इट एट 10:30 AM। ओके, ये टेलीफोन नंबर्स हैं। अगर आपको इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स, या फिर आप ये तथास्तु आईसीएस का जो वेबसाइट है वहीं पे ही जा करके सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड आज जो है फिलॉसफी ऑप्शनल आज से स्टार्ट हो गया है। इसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो यूट्यूब प्लस हमारा जो वेबसाइट है दोनों पे ही अवेलेबल होगा। सो यू कैन डेफिनेटली गेट टू सी कि किस तरीके से जो है फिलॉसफी ऑप्शनल को अप्रोच किया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली तनु मैम है तो इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी 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 बेस्ट से भी बेस्ट। ओके, स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप सभी लोग इसको जो है दे सकते हैं। 25 ऑफ जून को है स्कॉलरशिप टेस्ट। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का एंड ऑल सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिटी पेज जो होता है यूट्यूब पे, वहाँ पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है। स्कॉलरशिप टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में है, तो जिस भी मोड में आप देना चाहते हैं यू कैन डू दैट। सारे ही कोर्सेज जो हैं वो ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल इन ऑनलाइन एज वेल एज इन ऑफलाइन मोड, दोनों ही मोड में अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी कंफर्ट लगता है आप उसमें जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा क्लासेस लेने के लिए, ऐसा नहीं है। हाइब्रिड मोड है, तो आप अपने घर से भी बैठे जो है ये लेक्चर्स को देख सकते हो। मतलब ये सारे जो हैं, राइट। चलिए, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूज। एंड ये जो हमारा पहला न्यूज है इट इज रिलेटेड टू दी महादई रिवर। ठीक है, महादई रिवर के जो प्रोजेक्ट है इसमें लिखा है टेंडर्स फॉर प्रोजेक्ट ऑन महादई रिवर इन कर्नाटका मे नॉट फाइंड एनी टेकर्स। टेंडर्स निकाला है, उसको जो है कोई लेगा नहीं करके। बेसिकली क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे जो रीजन है दैट इज बेसिकली द डिस्प्यूट। ओके, डिस्प्यूट है वाटर शेयरिंग को लेकर के, राइट। सो इस वजह से जो है ये बेसिकली एक तरीके से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे जो टेंडर है वो बेसिकली निकाला गया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल कलसा बांदुरी स्कीम बाय द प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है कि कलसा बांदुरी जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये टेंडर जो है वो निकाला गया था, लेकिन इस चीज को लेकर के लोग जो हैं वो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो इसमें जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है दैट इज बिटवीन दैट ऑफ द कर्नाटका एंड गोवा। स्पेसिफिकली यहाँ पर बात आ रही है बैरेजेस जो है वो बिल्ड करने के लिए हो रहा है। एज पर द प्लान्स बैरेजेस आर टू बी बिल्ड ऑन कलसा एंड बांदुरी स्ट्रीम्स एंड दीज कलसा एंड बांदुरी जो है ये बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सहायक नदी होती है। तो ये ट्रिब्यूटरीज है महादई रिवर की। तो ये जो मेन रिवर है महादई रिवर, इसमें ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो बेसिकली अपना पानी लेकर के ऐड करती है। तो फिर ये महादई रिवर में जो वॉल्यूम है, जो वाटर है वो इसका इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब इसमें से जो वाटर जो है वो बेसिकली कट ऑफ हो जाएगा, कहीं और पे जो है यहाँ से वाटर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या है कि जो मेन रिवर है उसमें वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो जितने क्वांटिटी में बेसिकली रह रहा है तो वाटर कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से गोवा इज बेसिकली रेजिंग वॉइस कि ये चीज नहीं होना चाहिए। सो ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादई एंड वाटर डाइवर्टेड टुवर्ड्स कर्नाटका पास्ट डिस्ट्रिक्ट्स। पास्ट डिस्ट्रिक्ट्स मतलब वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे पीने की पानी के लिए भी बेसिकली दिक्कत है, तो वहां पे उस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस चीज को लेकर के मतलब एक तरीके से जो है क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। महादई रिवर जो है ये ओरिजिनेट करती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका का ही बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां से कि महादई रिवर ओरिजिनेट होती है। एंड फाइनली ये जाकर के अपना वाटर जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड ये फाइनली अपना वाटर जाकर के अरेबियन सी में
गिरा देती है, ठीक है। तो कर्नाटका से ये गोवा जो है वहां पे जाकर के इसको गोवा के इधर अरेबियन सी में जाकर के पानी जो है वो अपना गिरा देती है। सो बेसिकली अ फ्यू डेज अगो गोवा एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स सैट टुगेदर एंड इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट। इसमें क्या है, कर्नाटका चाह रही है कि जहां पर पानी कम है, लोगों को पानी की दिक्कत है, कर्नाटका के 5 डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो वहां पे वाटर जो है वो सप्लाई कर दिया जाए ताकि वहां के लोगों को राहत रहे। बट यहाँ पे जो महाराष्ट्र और गोवा की गवर्नमेंट है वो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है दैट दे आर अगेंस्ट दीज बैरेजेस बिकॉज दिस वुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम। उनके लिए जो है ये बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउ वी विल बी, इसमें महादेवी रिवर को लेकर के है, तो हम जो है महादेवी रिवर के बारे में यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये जो रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। और ये कहाँ पर है, कर्नाटका के बेलागवी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये ओरिजिनेट होती है एंड इट इज देयर इन दी वेस्टर्न घाट। फ्लो का क्या है, लगभग 35 किलोमीटर तक जो है ये फ्लो करती है कर्नाटका में एंड 82 किलोमीटर ये गोवा में एंड बिफोर गोइंग इनटू दैट ऑफ द अरेबियन सी में जाने से पहले जो है वो बेसिकली ऐसा करती है पणजी के थ्रू जो ये होकर के जाता है, राइट। एंड ये जो महादेवी रिवर है, इस महादेवी रिवर को मांडोवी भी बोला जाता है, ठीक है। महादेवी रिवर को मांडोवी भी कहते हैं एंड ये महादेवी रिवर जो है या फिर मांडोवी रिवर बोल दीजिए, तो इस रिवर में बेसिकली जो पानी होने की वजह, जो मेन रीजन है दैट इज ऑफ द रेन, राइट। सो ये रेन फेड रिवर है, रेन फेड रिवर है। सी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मैक्सिमम हिंदी में बोलूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो है वो दोनों ही समझ सके, ओके, राइट। तो एंड जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो आई विल ट्राई कि उसको हिंदी में भी बोल सके। चलिए, सो रेन फेड यानी जो बारिश का पानी है उसकी वजह से ये रिवर में पानी जो है अच्छा खासा होता है एंड ये जो है फर्दर फ्लो करती है। एंड वैसे भी हम सभी को पता है कि जो साउथ की नदियाँ हैं वो सीजनल नदियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि जब उसमें पानी की संख्या ज़्यादा तभी होती है, वॉल्यूम तभी ज़्यादा होता है जब बारिश हो रही होती है, नहीं तो उतना पानी नहीं होता, बहुत ही कम होती है। कई कई नदियां तो सूख भी जाती हैं, ओके। लेकिन वहीं पे अगर हम नॉर्थ की हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो है उनको प्रॉपर सोर्स है वाटर का, इस वजह से वहां पर वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती रहती हैं, ठीक है, राइट। नाउ यहाँ पर जो है सलीम बर्ड सैंक्चुरी जो है, ये जो नदी है मांडोवी या फिर या फिर महादेवी रिवर बोलिए, ये जो रिवर है ये बेसिकली सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी जो है इसके लिए होम भी है। मतलब इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो बर्ड सैंक्चुरी है सलीम अली, वो यही वहां से जो है ये नदी होकर के गुजरती है, ओके। तो बेसिकली इसके लिए जो ये बर्ड सैंक्चुरी है उसके लिए ये नदी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। ये जो महादेवी रिवर है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यानी कि सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये है कलसा नाला, बांदुरी नाला, सुरला नाला, हल्तार नाला, पोती नाला, महादेवी नाला, पानशीरी नाला, बैल नाला एंड अंधेर नाला। सो ये सारी जो है ये बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ये सारी की सारी जो है सहायक नदियां हैं। कलसा बांदुरी जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है, जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी है, उस प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ कि इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने वाला जो पानी होता है, पोर्टेबल वाटर जो होता है, उस चीज की अवेलेबिलिटी ये लोग जो है करा सके उन एरियाज में, कर्नाटका के उन एरियाज में जहां पर कि साफ पानी एंड पानी की बेसिकली जो है वो कमी है। सो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, सो दैट इज दी बेलगावी, धारवाड़, बगलकोट, गड़क, ये जो सारे कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग किसी की भी नेम जो है मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट।
सो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली प्रपोज किया गया था कर्नाटका के द्वारा 1980s में ही, लेकिन फ्रॉम देन ओनली इस चीज को लेकर के ऑपोजिशन है। इसको किसी तरीके से रिजॉल्व करना जरूरत है, क्योंकि कर्नाटका जरूरी है, क्योंकि कर्नाटका अगर ये कह रही है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों की वाटर की ज़रूरत है, तो इस हिसाब से इस डिस्प्यूट को एटलीस्ट सेटल अब कर दिया जाए। बहुत साल हो चुके हैं, बहुत साल, 1980 के टाइम पीरियड से ही ये सारा जो इशू है बेसिकली चल रहा है। तो इस तरीके से इस डिस्प्यूट को सेटल कर दिया जाए ताकि वहाँ के लोगों को भी भाई पीने का पानी मिले, है ना। इस चीज़ के लिए इसको जो है सेटल करना ज़रूरी है। हालांकि जो यूपीए गवर्नमेंट थी इससे पहले उन्होंने एक ट्राइब्यूनल सेट किया था इस चीज़ को सेटल डाउन करने के लिए, बट नहीं हो पाया। खैर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मोर हिट देन मिस इन दी नेपाल टाइज। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहाल जो है प्रचंडा, जिनको कि बेसिकली प्रचंडा के नेम से जो है ये फेमस है, वो बेसिकली इंडिया आए हुए थे। ही विजिटेड इंडिया एंड इंडिया में आकर के ऑब्वियसली उन्होंने ये चीज़ कही कि इंडिया का जो विजिट इनका रहा है वो सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, इंडिया का जो विजिट रहा है वो सक्सेसफुल रहा है। उस चीज़ को लेकर के इन्होंने बहुत, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, जैसे कि प्रचंडा का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, तो वो लीडर हैं, माओइस्ट सेंटर पार्टी के लीडर हैं, एंड प्रीवियसली इन्होंने नेपाली कांग्रेस जो है उसको कोलिशन किया हुआ था उनके साथ, प्रीवियसली फॉर्म्ड अ कोलिशन विद द नेपाली कांग्रेस, इनके साथ जो कोलिशन किया हुआ था, यानी कि मिल करके जो है इन्होंने सरकार बनाई हुई थी, राइट। एंड फर्दर जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है विच इज नन ऑफ आर यूज, इसमें जो है हमारा कुछ भी यूज वाला चीज तो है ही नहीं, राइट। सो इग्नोर दिस थिंग। तो ये पॉलिटिकल वाली जो चीज यहाँ पर इनके करियर को लेकर के है, तो हमको उससे क्या ही करना है। खैर, तो उन्होंने जो है वो बेसिकली इस चीज को कहा है कि इंडिया में आना उनके लिए काफी ज्यादा जो है सक्सेसफुल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बात करें हैं, तो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन बिटवीन दैट ऑफ द इंडिया एंड नेपाल। देखिए, नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। दिस इज नेपाल। यहाँ पर जो है वो चाइना है एंड यहाँ पर जो है वो इंडिया है, राइट। ये जो पूरा पार्ट है ये ठीक है, ये इंडिया यहाँ से पूरा जो है वो घेरा हुआ है, एंड हियर यू कैन सी कि दिस इज दी नेपाल। तो नेपाल जो है ये बेसिकली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, एंड लैंडलॉक्ड कंट्री होने पे नुकसान भी होता है। इट्स लाइक अ सैंडविच बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इससे जो है नेपाल को काफ़ी मतलब कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के अगर बात करें तो फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि वो चाइना से भी इसको बेनिफिट मिल रहा है, इंडिया से भी बेनिफिट मिल रहा है, तो दोनों तरफ से उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस वजह से जो है कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसके अपने कुछ नुकसान भी हैं। इस चीज़ को समडे वी विल बी कवरिंग इन दी इंडिया नेपाल रिलेशन, जब हम कवर करेंगे तो उस चीज़ में। लेकिन एक लैंडलॉक्ड कंट्री होने के अपने जो नुकसान भी है, राइट। चलिए, सो यहाँ पर जो है इंडिया से इसको काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से, बिकॉज इंडिया ऑलवेज ट्राई कि नेपाल जो है वो ढंग से रहे, हम लोग जो है उसके साथ ढंग से रहे, ताकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए कि वो चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए। अदरवाइज सिचुएशन कैसी हो जाएगी, नेपाल के लिए तो खराब होगा ही, जैसे कि पाकिस्तान के लिए हुआ, जैसे कि अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज के लिए हुआ, जैसे श्रीलंका के लिए भी हुआ, तो नेपाल के लिए इशू तो होगा ही होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो इंडिया की सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि नेपाल से अगर आप ये जो चिकन नेक की बात करें तो उसमें जो है कोई खास जो है वो डिफरेंस नहीं है, मतलब डिस्टेंस नहीं है, सॉरी, कुछ खास जो है वो डिस्टेंस नहीं है। तो वो अगर किसी तरीके से कैप्चर हो गया, तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन वन ऑफ माय क्लासेस कि अगर वो जो है एरिया कट ऑफ कर दिया, उसको जो ब्लॉक कर दिया, तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो कट हो जाएगा। तो वो जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो ये जो नेपाल है वो हर तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग कि जो उसको जो है पैसिफाई करके रखा जाए एंड ऑल, यू नो।
खैर, तो नेपाल हैज अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के, वाटर है, राइट। तो नेपाल के पास अच्छा खासा पानी अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वहां पे अच्छे से हम लोग इसको रन कर सकते हैं विद एन इकोनॉमिकली वाइबल पोटेंशियल ऑफ 50,000 मेगावाट। इतना जो है वो पोटेंशियल है नेपाल के पास। पास्ट में क्या हुआ था, नेपाल ने इंस्टॉल किया था, नेपाल installed capacity has increased to that of the 2,200 megawatt, reducing its dependence on the electricity imports from that of the India। तो इसी potential की वजह से इसने जो है अपना जो पावर है वो बेसिकली जो एक तरीके से इंस्टॉल कर दिया था, पावर जनरेशन के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को इसने काफी अच्छा खासा इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया की तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट ये कर रहा था वहां से डिपेंडेंसी इसकी काफी ज्यादा जो है वो कम हो गई थी। एंड नेपाल ने जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था उल्टा इंडिया को ही, with exports reaching 452 megawatt in a year। तो पहले इंडिया से इंपोर्ट करना होता था और उसने जो है अपनी इस कैपेसिटी को रियलाइज किया एंड देन फर्दर व्हाट हैपेंड, इंक्रीज करके उल्टा इंडिया को जो है बाद में उसने बेचने लगा कि भाई आओ तुम जो हमसे इलेक्ट्रिसिटी लो, राइट। सो दोनों ही कंट्रीज ने ये फाइनलाइज किया दैट अ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड अग्रीमेंट टारगेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट विद इन 10 ईयर टाइम फ्रेम। सो 10 साल के टाइम पीरियड में 10,000 मेगावाट का जो है एक्सपोर्ट की यहाँ पर बात हुई है। सेवरल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अरुण 3, बहुत सारे जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के यहाँ पर जो है इन्होंने बात किया है। अरुण 3, अरुण 4, लोअर अरुण, फुकोट, करनाली, ये सारे जो हैं कोलैबोरेट करके काम करने के लिए यहाँ पर बात किए हैं। एंड यहाँ पे कोलैबोरेशन इंडियन कंपनीज कौन करेगी, जैसे SJVN एंड NHPC जो है ये कुछ कंपनीज मिलकर के इस चीज को काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को भी लेकर के जो है यहाँ पर बहुत काम है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं तो इस चीज को लेकर के भी हमारा जो एक प्रेजेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। तो काफी एफर्ट लगाया जा रहा है ताकि जो कनेक्टिविटी है इंडिया और नेपाल के बीच में उसको बेटर किया जा सके। एंड यू डोंट इवन नीड वीजा टू गो ओवर देयर इन नेपाल। नेपाल के लिए अगर मैं बात करूं तो नेपाल बहुत खूबसूरत जगह है, आई हैव बीन देयर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट पहाड़ी इलाके में है तो आपको जो है वो इतना गोल गोल घूम करके जो ऊपर जाना पड़ता है और इतना हाइट पे जाना पड़ता है, तो उस वजह से जो लोग हाइट से डरते हैं तो उन लोगों के लिए दिक्कत जरूर है, बट इट्स एन अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग प्लेस। खैर, सो जो कुछ बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट की बात यहाँ पर बताया गया, जैसे कि रुपया डीहा नेपालगंज, रुपया डीहा नेपालगंज, ये जो है ये एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है एंड इसको इनॉग्रेट किया जा चुका है। एंड यहाँ एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे सुनौली भैरावा ये भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, ये दोनों ने जो मिल करके यहाँ पे ये जो चेक पोस्ट है इसको बनाया हुआ है। तो ये भी बेसिकली जो है इसके ऊपर काम चल रहा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है नेपालगंज, ये पूरा नेपालगंज है एंड रुपाई डीहा, यहाँ पे ये यूपी है, राइट। तो यूपी के यहाँ पे ये बॉर्डर पे ये है नेपालगंज, ये यहाँ पे नेपाल के बॉर्डर पे है एंड बीच में ये बॉर्डर जो है ये बेसिकली यहाँ पर है। तो ये बॉर्डर्स है बेसिकली, तो यहीं पे जो है ये यहीं पे जो है आसपास चेक पोस्ट बेसिकली बनाया हुआ है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको उतना स्पेसिफिकली उतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है, लेकिन स्टिल यू नीड टू नो, जैसे कि आपको इस चीज़ के बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, इसके बारे में यू शुड नो, इट हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड, इसको जो है अभी ये ऑपरेशनलाइज हो गया है, अभी ये वर्किंग कंडीशन में है। एंड इसके अलावा जो है वर्क इज गोइंग ऑन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड इट टू चितवन जो है वहां तक इसको एक्सटेंड करने के लिए इसके ऊपर काम जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा MOU जो है उसको भी साइन किया गया है फॉर अ न्यू पाइपलाइन, एक नए पाइपलाइन के लिए झापा एंड सिलीगुड़ी के बीच का,
ठीक है, तो हम सबको पता है सिलीगुड़ी तो इंडिया में है, तो झपा कहाँ पे होगी, नेपाल में होगी, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस। ओके, इसके अलावा जो इंडियन ग्रिड है, इट विल बी फैसिलिटेटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल टू दैट ऑफ द बांग्लादेश। ठीक है, तो नेपाल से इंडिया, इंडिया से होते हुए जो है बांग्लादेश अब ये अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट करने की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फैसिलिटेट कौन करेगा, इंडिया जो है इस चीज को यहाँ पर हेल्प करेगी, तो दोनों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। बांग्लादेश विल बी लाइक यस इंडिया इज हेल्पिंग, एंड नेपाल विल ऑल्सो बी लाइक यस इंडिया इज हेल्पिंग टू अर्न मनी, है ना। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से खुशी रहेगा इस चीज को लेकर के। खैर, अब जो कंटेंशियस इश्यूज इंडिया के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के, ओके, एंड कालापानी बाउंड्री इशू को लेकर के, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950, इस चीज को लेकर के आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन वन ऑफ आवर एमसीक्यू सेशन, इसको मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन करके रखा। तो ये कुछ 3-4 जो चैलेंजेस हैं, राइट, तो इसके ऊपर बेसिकली ना उन्होंने एक ही बस काम किया है, म्यूट रहे हैं, शांत रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेकर के उतना कोई खास जो है इन्होंने ऐसा कुछ रेज ही नहीं किया जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो इसको एक तरीके से इन्होंने इग्नोर ही यहाँ पर किया हुआ है, राइट। रेजोल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज विल रिक्वायर डिस्कशंस, टाइम एंड पॉलिटिकल विजडम एंड दैट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, एंड दैट इज वाई दे हैव एक्चुअली इग्नोर एज ऑफ नाउ दिस थिंग। अब यहाँ पर जब बात आती है, जो कि हमने आर्टिकल में यहाँ पे एक वर्ड देखे थे, हिट। ठीक है, तो ये हिट बेसिकली है क्या, हिट है यहाँ पर हाईवेज, इन्फोवेज एंड ट्रांसवेज। तो अभी फिलहाल जो है हम इंडिया और नेपाल जो जिस चीज के ऊपर बेसिकली फोकस कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन द कनेक्टिविटी एंड दैट ऑफ द इकोनॉमिक टाइज। सो ट्रांसवेज, इन्फोवेज एंड हाईवेज, दैट इज द हिट एक्रोनिम जो कि वहां पे लिखा हुआ था, राइट। तो ये जो है बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम हिट के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे देन डेफिनेटली इट कैन कंट्रीब्यूट टू रिजॉल्विंग कंटेंशियस इश्यूज। ये सारे जो इश्यूज है, तो इस चीज को थोड़ा सा जो है शांत करने में बेसिकली जो है हेल्प आउट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेयर अ थॉट फॉर साइकियाट्रिक केयर गिवर्स टू। इसको हम जो है बाद में लेंगे, इससे पहले हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। ठीक है, ये वाला हम लोग टॉपिक लेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे है इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेसेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट है वो उन्होंने रिलीज करी है, जिसमें बताया है कि 8 प्लेस हम जो है थोड़ा छलांग मार करके 127वें पोजीशन पे पहुंच चुके हैं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये न्यूज देखते ही क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो ये कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेज जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे जेंडर ये जो रिपोर्ट का नाम है दैट इज द जेंडर गैप रिपोर्ट, उसको रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो यू नीड टू नो दिस थिंग। हम जो 2022 में 135वां हमारा रैंक था, और अभी जो है हमने इम्प्रूव किया है 1.4%, हमने इसको हमने इम्प्रूव कर दिया है। सो दैट इज वाई हमारा रैंकिंग जो है उतना बेटर आ गया है। हम अगर देखें तो सबसे बेस्ट पोजीशन पे आइसलैंड है, देन नॉर्वे सेकंड पे आता है, और जो दूसरे कंट्रीज हैं उसमें हमारे पड़ोसी जो कंट्रीज है उसमें देखिए बांग्लादेश 59, भूटान 103, चाइना 107, श्रीलंका 115, नेपाल 116 एंड इंडिया जो है 127th पोजीशन पे है, पाकिस्तान 142 पोजीशन पे है। ठीक है, इंडिया हैड क्लोज्ड 64.3% ऑफ ओवरऑल जेंडर गैप। ये जो है इतना हम लोगों जो है वो जेंडर गैप जो है उतना हमने श्रिंक बेसिकली कर दिया है, तो अच्छा खासा हमारा फिलहाल जो है वो चल रहा है।
राइट, नाउ लेट्स सी ओवर हियर, कुछ पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो gender parity in economic participation and that of the opportunity, India achieved only 36.7% parity in economic participation and that of the opportunity। जब हम opportunity की बात करते हैं and economic participation की बात करते हैं, तो इस चीज में जो gender parity है वो हम 36.7% ही अचीव कर पाए हैं। 36.7% ही हम अचीव कर पाए हैं एज ऑफ नाउ। एंड इंडिया रीच्ड पेरिटी इन एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ दैट ऑफ द एजुकेशन। पेरिटी जो है लगभग हमने जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड ऑल एवरीथिंग, तो वहां पर हम काफी हद तक जो है अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कहाँ पे किस हिसाब से है। आइसलैंड जो है उसको नंबर 1 यहाँ पे कहा गया है, जेंडर इक्वल कंट्री यहाँ पे इस चीज को कह रहे हैं। एंड इसका 90% से ज्यादा जो है वो इट इज क्लोजर मोर देन दैट ऑफ द 90% ऑफ इट्स जेंडर गैप। तो उतना जो गैपिंग है वो बेसिकली इन्होंने कम कर लिया है। चैलेंजेस क्या इंडिया में रहता है? हाँ ठीक है, इंडिया में जो है एक तरीके से इंप्रूवमेंट जरूर हो रही है, लेकिन पेरिटी इन वेजेस जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है वही जॉब कर रहा है, वो मेल है, उसको ज्यादा पेमेंट मिल रही है, वहीं पे एक फीमेल है, वही उसको वही प्रोफाइल है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो कम है। सो सैलरी इशू यहाँ पर बेसिकली, तो वेजेस, पेरिटी इन वेजेस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, दैट ऑफ द इनकम। कितना इनकम हो रहा है, वेजेस की बात है तो ऑब्वियसली बात है इनकम पे भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन सीनियर पोजीशंस एंड दैट ऑफ द टेक्निकल रोल्स डिक्रीज्ड स्लाइटली। सीनियर पोजीशंस पे और टेक्निकल रोल्स जो होती है वहां पे जो विमेन का एक पोजीशन है वो स्लाइटली डिक्रीज जरूर हुआ है। ऑब्वियसली बात है ये चीजें, खैर इसके पीछे बहुत सारी रीजन होती हैं बेसिकली, लेकिन इस चीज को हमको पुश करना जरूरी है। एंड आई ऑब्वियसली फील देयर आर लॉट मेनी पीपल जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है उनके अंदर, बट दे आर नॉट एबल टू डू और अचीव समथिंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। वो नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज फैमिली का जो है एक तरीके से सपोर्ट नहीं रहता है, उनका लाइफ पार्टनर का सपोर्ट नहीं रहता है, तो इस वजह से एंड अपने फैमिली, अपने बच्चे, इन सब के अगेंस्ट जा करके कुछ काम करे तो वहाँ पे भी इशू क्रिएट हो जाती है। सारा सोसाइटी जो, कल ही हमने एंग्जाइटी के ऊपर किए थे, राइट? तो सारा जो एक तरीके से फोबिया जो कर देते हैं ना, ये सारी सोसाइटी उनको जो लगता है कि नोचने के लिए दौड़ेगी, सब लोग टैक्स एक तरीके से देने लगते हैं, तो वो एक बहुत ही गलत चीज है जिसकी वजह से इस टाइप की चीजें होती है। बिकॉज आप जैसे जैसे आपकी पोजीशन हाई होती जाती है, इट्स नॉट लाइक कि आपका वर्कलोड कम होता जाता है, वर्कलोड इंक्रीज होता है। टेक्निकल रोल्स की अगर बात करें तो टेक्निकल फील्ड में भी बहुत काम होता है, बहुत लोड होती है, तो वहां पे जब तक आपको बैक एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगा, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म, राइट? तो ये चीज को जो है एक फैमिली अपने स्तर पे अगर इस चीज को रिजॉल्व कर पाती है तो ये पोजीशंस जो है डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होना वेरी ऑब्वियस है, हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई हायर पोजीशन पे लेडी नहीं है तो इसका मतलब कि वहां पे कोई उसका पोटेंशियल ही नहीं है क्या वहां पे उस पोजीशन पे होने का। अब जैसे मैं इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दे सकती हूँ, बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स को आप जरा देख लीजिए, हाउ मेनी लेडीज आर देयर, वहीं से आपको पेरिटी का समझ में आ जाएगा। जो इतने सारे फोटोज ये लोग लगा करके निकालते हैं, तो वहीं पे आप देख लीजिए कितनी उसमें लेडीज हैं, गर्ल मतलब वही लेडीज गर्ल्स कितनी है एंड वहां पे मेल कितने हैं, तो वही रेशियो से आप निकाल लीजिए भैया। एडटेक एजुकेशन, यहाँ पे पेरिटी नहीं है, टेक्निकल की बात कर लीजिए आप। खैर, and I was also asked a question when I was basically applying for various jobs and all, various platforms pe I was applying. So the people, they were asking like, ma'am, you have a baby, would you be able to balance?
कि आपका बच्चा है तो आप जो है जॉब कर पाएंगे, आप रहने दीजिए, आप घर पे बैठिए, लिटरली। सो इस टाइप की बातें होती हैं। तो ये सारी चीजें होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि डिक्रीज होना इज वेरी ऑब्वियस। काम मेरा है, आई डू, कैसे कर पाऊंगी एंड ऑल बैक एंड में, तो वो किसी भी कंसर्न का नहीं होना चाहिए। खैर, सो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अचीव किया है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यहाँ पर 25.3% पेरिटी यहाँ पर इंडिया ने जरूर अचीव कर ली है। एंड विमेन कंप्राइजिंग 15.1% ऑफ द एमपीज, दैट्स रियली वेरी गुड। एमपीज में 15.1% आ गया, लेकिन हालांकि यहाँ पे भी जो एक रिजर्वेशन की बात करी गई थी वो अभी तक अटकी हुई है, वहां पे भी नहीं हो रहा है। खैर, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस है, वहां पे विमेन का प्रेजेंटेशन कैसा, देखिए विमेन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विमेन, चाइल्ड, ट्राइब्स, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती हैं व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारी चीजें जो है आप उसको लिख सकते हो। Okay, so among the countries with available data since 2017, इंडिया, बोलिविया एंड फ्रांस, जितने भी डेटा अवेलेबल है, जितनी भी कंट्रीज के डेटा अवेलेबल हैं, उसमें से अगर देखें तो इंडिया, बोलिविया और फ्रांस जो है, यहाँ पर विमेन्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो 40% से ऊपर रही है लोकल गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो। ओके, लोकल गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो 40% से ज्यादा जो है वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ रही है। पर देयर इज ऑल्सो अ कैच, इसके पीछे भी एक कैच है। अब जैसे कि मैं बात बताती हूँ, पंचायत में आप लोग देखते होंगे, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है। पंचायत लेवल पे पार्षद एंड ऑल जो होता है, उनके लेवल पे अगर आप बात करें, ठीक है, तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है कि चेहरा लेडीज रहती है, रिजर्व सीट है फॉर द लेडीज, रिजर्व्ड हो गया, या फिर लेडीज को किसी सीट से खड़े कर दिए एंड ऑल, तो वहां पे चेहरा औरत रहती है, राइट, लेकिन उसके पीछे जो है काम कौन कर रहा होता है, वो हस्बैंड, उनके बच्चे या फिर कोई और जो है वो काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली में दैट लेडी इज नॉट वर्किंग, वो चेहरे के तौर पे जब जरूरत पड़ रही है तो सामने आ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब फील्ड पे आके काम करना हो रहा है, ऑफिस जाके काम करना हो रहा है, तो वो लेडी नहीं जा रही है, बेसिकली उनके हस्बैंड जा रहे हैं। तो वो भी एक इशू है, ठीक है। नंबर्स के लिए इट इज गुड, बट उनको एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, दैट मैटर्स। ओके, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे वो पंचायत सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, है ना, कि उसमें क्या कर रहे थे कि हाँ लेडी को खड़ा कर दिए थे पंचायत बनने के लिए, मतलब पंचायत बनने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली उसको खड़ा कर दिए थे, वो सोच रहा था कि मैं उसकी तरफ से करूंगा, तो सारा काम वही कर रहा था। वो तो वहां पे बोल्डनेस दिखाया, सीरीज है तो बोल्डनेस दिखा दिया उसमें कि शी टुक द थिंग्स इन हर हैंड। खैर चलो, तो ये चीज है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट की बात हो रहा है। तो रिपोर्ट ने ये चीज भी हाईलाइट किया कि इंडिया में जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ, ये भी यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट हुई है, 1.9% जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है सेक्स रेशियो की जब बात आती है। तो इंडियाज इंडिकेटर फॉर जेंडर पेरिटी एट बर्थ स्टूड एट 92.7%। बर्थ के टाइम पीरियड में जो जेंडर पेरिटी है वो 92.7% है, कंपेयर टू दैट ऑफ द टॉप स्कोरिंग। टॉप स्कोर कितना किया है, 94.4% पेरिटी यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट रेज करूंगी जो कि मैंने रियलाइज करी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ठीक है, जो बड़ी सिटीज होती हैं यहाँ पर भी होता है, ठीक है, यहाँ पर भी होता है, जो मैं अभी बात बोलने वाली हूँ, लेकिन जो टियर 2 टियर 3 जो सिटीज होती हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग हैं, कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, राइट, तो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दे गो एंड गेट इट चेक्ड कि जो जेंडर आइडेंटिफाई करवा लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली कि लड़का है या लड़की है करके, एंड जब पता चलता है लड़की है तो वो अबॉर्ट करा लेते हैं इस टाइप के जगहों पे। एंड सिटीज में भी इफ दे नो एनीवन पर्सनली या फिर कोई जो है इंट्रोड्यूस करा दे, तो इस टाइप की चीजें आज भी हो रही हैं, फिटिसाइड हो रहा है, एंड द डॉक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग ओपनली। जेंडर पेरिटी इन सदर्न एशियन रीजन, सदर्न एशियन रीजन में जो जेंडर पेरिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, इंडिया जो साउथ
एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सदर्न एशियन कंट्रीज में। तो इंडिया के जो पेरिटी की बात है तो 63.4% जेंडर पेरिटी है, जो कि सेकेंड लोएस्ट है अमंग द 8 ओवर हियर इन दी सदर्न साइड, ठीक है, साउथ। चलो नेक्स्ट आता है पीएम गति शक्ति पोर्टल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो गति शक्ति पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया था 21 में ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ऑब्वियसली बात है। एम क्या है इसका? टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बाय इंटीग्रेटिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ द रेलवेज एंड रोडवेज। गति शक्ति है, यहाँ पर आप याद कर सकते हो गति से स्पीड, स्पीड गति मतलब स्पीड, तो बेसिकली यहाँ पर किस चीज की बात कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहीं से इसको लिंक करके याद कर लीजिए आप। तो इसका एम क्या है? प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर, प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना। 16 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि रेलवेज एंड रोडवेज हैं, which is very obvious they will be there. Apart from that, the portal provides detailed maps with information on existing economic and social infrastructure. जो पोर्टल है पीएम गति शक्ति जो पोर्टल है वो पूरा डिटेल मैप जो है वो आपको बताती है कि किस तरीके का इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ऐसा नहीं है कि आपको जो है हर तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ से जो है वो बेसिकली मिल जाएगा। अभी जो है एक्सेस पीएम गति शक्ति पोर्टल का, इसकी डेटा जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, एंड ये डेटा जो है वो बेसिकली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वही इस चीज को फेच कर सकती हैं एज ऑफ नाउ। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, that is the CII, they are hopeful that the government will open up access to the portal for private sector entities also. तो एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वही डेटा फेच कर सकती है, लेकिन बोल रहे हैं कि हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज जो हैं उनके लिए भी यहाँ का जो डेटा है वो अवेलेबल कराएं। इन वन ऑफ माई क्लासेस आई टोल्ड यू कि आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल अगर कोई चीज है इस दुनिया में तो दैट इज डेटा। ओके जो अभी डेटा लीक जो हुआ था कोविन का, राइट, तो उसी टाइम आई टोल्ड यू दिस थिंग एंड सी यहाँ पे जो है आराम से बोला भी जा रहा है कि डेटा हमको जो है यहाँ पे चाहिए। खैर वो पर्सनल चीज़ नहीं है, बट सिक्योरिटी एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये एक्सेस देने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि आप जो है एक्सेस प्रोवाइड कराइए, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है? The CII president stated that the industry's request to access the portal's data has been received positively. ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है जो एक्सेस चाहिए इनको डेटा को लेकर के, तो गवर्नमेंट ने उस चीज को ध्यान दिया है एंड ये चीज होप करेंगे कि सूनर और लेटर जो है ये बेसिकली ये चीज करी जाएगी। बट ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे डेटा सेंसिटिविटी की जो बात है वो एक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो जो भी सेंसिटिव डेटा है जो हम रिलीज नहीं कर सकते हैं, जहां से कि हमको सिक्योरिटी इश्यूज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो दैट वी ऑब्वियसली वोंट बी डूइंग। गति शक्ति, ठीक है, तो गति शक्ति मास्टर प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं। रोडवेज की कैपेसिटी जो है इंक्रीज करने का है, अराउंड 200 न्यू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रोम्स जो है इसको लाने की बात है यहाँ पर। इसके अलावा रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी जो है इसको भी इंक्रीज करने की बात करिए। फिजिकल ईयर 25 तक 1600 टन्स करने की यहाँ पर जो है टारगेट रखा गया है। इसके अलावा ट्रांसमिशन, नेटवर्क ट्रांसमिशन को भी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि 4,54,200 सर्किट किलोमीटर की बात यहाँ पर हुई है। फिजिकल ईयर 25 तक रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को इंक्रीज करके 225 गीगावाट करने की यहाँ पर जो है प्लान किया गया है, उसको टारगेट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 4G कनेक्टिविटी है इसको विलेजेस तक पहुंचाने का टारगेट 2022 में हालांकि रखा गया था एंड अराउंड 20 न्यू मेगा फूड पार्क्स जो है उसको भी बनाने के लिए इन्होंने टारगेट किया हुआ है। So many things going on. That's really very great.
खैर ठीक है, 6 पिलर्स, गति शक्ति के 6 पिलर कौन कौन से हैं? कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, काम को प्रायोरिटाइज करना है, ऑप्टिमाइजेशन, fourth one is the synchronization, fifth is analytical and sixth is that of the dynamic होना आज के डेट में जो है बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक चीज को लेकर के। तो ये जो है बेसिकली 6 पिलर्स हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरूर आप ध्यान से देख लीजिएगा। पीडीएफ मैम कहाँ पे अवेलेबल होता है? भाई पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको अवेलेबल करा दिया जाता है, सो यू कैन हैव इट फ्रॉम देयर, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टाइगर इश्यूज को लेकर के। सो 16 टाइगर्स की डेथ हो गई है उत्तराखंड में सिंस जनवरी। सो 16 नंबर इज रियली वेरी ह्यूज। एक भी मर जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन है भाई। यहाँ पे 16 जो टाइगर हैं वो बेसिकली डेथ हो गई है। उत्तराखंड में करंटली 420 टाइगर्स हैं, जो भी अभी टाइगर सेंसस हुआ था उस चीज को लेकर के कह रहे हैं कि 420 हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये इसी एरिया में लगभग 250 टाइगर्स हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है इसी में ही कह रहे हैं कि लगभग 250 तो वहीं पे ही हैं। अभी देख लीजिए इसके पीछे का रीजन क्या है। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो टेरिटोरियल फाइट्स होती है टाइगर्स के बीच में, उसकी वजह से कुछ डेथ्स हुई हैं और कुछ जो है वो एक्सीडेंट्स की वजह से हुई हैं, क्योंकि रास्ते हैं। खैर, रेकलेस कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो कहीं पे भी किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो हो रही हैं, इसकी वजह से ये जो टाइगर्स हैं इनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन जिसकी वजह से ह्यूमन एंड टाइगर्स के बीच में जो है एक अलग ही वो फाइट रहती है। तो ह्यूमंस जो है इनके हैबिटेट को इंक्रोच कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो टाइगर्स कहाँ जाएंगे? शहरों में घुसेंगे ही, है ना। तो इंक्लूडिंग विलेजेस इन दैट ऑफ द हिली एरिया, दे आर एंटरिंग एंड दे आर बीइंग किल्ड ऑल्सो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना, ठीक है। तो ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ध्यान रखिएगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर आता है। दूसरा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। तो ये टास्क फोर्स ने रेकमेंड किया भैया ऐसा कुछ एस्टैब्लिश करिए, तो 2005 में जो इसको एस्टैब्लिश किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, स्टैट्यूटरी बोर्ड है ये, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, एंड इसका फॉर्मेशन हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, एज अमेंडेड इन 2006 टू स्ट्रेंथन द टाइगर कंजर्वेशन। इस चीज को जो एफर्ट है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो है इसको और पावर देने के लिए ये एक्ट के अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर है क्या? तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, एंड ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो है ये, उसके अलावा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, कौन सा स्कीम है ये जानना जरूरी है। एंड ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओबीसी बात है, सिंपल सा है, याद रखिए, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है टाइगर प्रोजेक्ट। इट प्रोवाइड्स सेंट्रल असिस्टेंस टू टाइगर स्टेट्स फॉर कंजर्वेशन एक्टिविटीज डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स। सेंट्रल असिस्टेंस यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो असिस्ट करती है, वो हेल्प करती है कि जो भी स्टेट्स हैं जहां पर कि टाइगर की अवेलेबिलिटी है, वहां पे टाइगर्स हैं, वहां पे जो है जो टाइगर रिजर्व्स बनाए जाए एंड उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है, तो वहां पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो असिस्ट करेगी। इस स्कीम का एम क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। किसी भी स्कीम का जो है बेसिकली आपको एम पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओके।
चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीथिंक द रिटेंशन ऑफ सेडिशन। सेडिशन का जो है, इस चीज को दोबारा सोचने की बेसिकली जरूरत है। देखिए, सेडिशन को लेकर के मैं ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में एक क्लास जो है वो करा चुकी हूँ, तो बहुत ज्यादा इस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। हालांकि सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, तो लॉ कमीशन रिकमेंडेशन, लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया है कि सेक्शन 124A आईपीसी का, इसके अंतर्गत जो मतलब ये जो सेडिशन के लिए है तो उसको रखा जाए, उसको हटाया नहीं जाए, क्योंकि इंडिया के कंडीशंस ही कुछ वैसे हैं, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कभी भी कुछ भी बहुत ही खराब रूप ले सकती हैं। तो उस वजह से जो है सेक्शन 124A को जो कि इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत आता है उसको रखने की बात करें, उसको नहीं हटाने की बात करें। यहां पर ये कह रहा है वी नीड टू रीथिंक द रिटेंशन ऑफ द सेडिशन। क्या हमको सेडिशन वापस रखने, मतलब इसको रखना जरूरी है, हम उस चीज के ऊपर दोबारा सोचने की बेसिकली जरूरत है। बट द ओवरऑल द थिंग इज दैट नथिंग इज इंपॉर्टेंट दैट दैन द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको ट्रायल्स, जितने भी ट्रायल्स हैं और जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, किसके अंतर्गत, रिलेटेड टू सेक्शन 124A, राइट। सेक्शन 124A के अंतर्गत जितने भी ट्रायल्स या फिर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट इट्स कंपैटिबिलिटी विद द करंट सोशल मिलियू, तो गवर्नमेंट ने कहा, ये बेसिकली डायरेक्ट किया था कि इन सारी चीजों को जो बेसिकली सस्पेंड करो, इनको क्या करो, सस्पेंड करो देन एंड देयर, जो भी ट्रायल्स चल रहे हैं इस सेक्शन के अंतर्गत, जहां पे सेडिशन जो है वो बेसिकली इंक्लूड किया गया है। ओके, जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है सेक्शन 124A आईपीसी को जो है रखने के लिए, क्या जस्टिफाई किया जा रहा है? तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन ये कह रहा है कि लॉ कमीशन ने कहा कि ये जो सेक्शन 124A है, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरत है। क्यों? टू काउंटर थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उस थ्रेट को बेसिकली हमको अवॉइड करने के लिए इसका रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द कमीशन नोटेड दैट द UAPA, ये जो UAPA है यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये बेसिकली सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करती है जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है। तो इसी वजह से ये अलग रह गया और ये अलग रह गया। हम इसको नहीं हटा सकते क्योंकि UAPA में ये सारी चीजें जो कि सेडिशन में बेसिकली कुछ चीजें दी हुई हैं वो नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाती है कि भैया ये UAPA क्या है, तो एक बार UAPA भी देख लेते हैं, राइट। सो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, इसको एनेक्ट किया गया था 1967 में, इसको लेकर के आए थे। एंड इट फोकसेस ऑन इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशंस। इंडिया में जो मतलब लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, अनलॉफुली जो है बेसिकली जो फॉर्मेशंस हो रही है, जो एसोसिएशंस बन रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने का। अब मतलब फर्दर इसमें और क्या चीजें, लेट्स सी, ये तो खैर इसका डेफिनेशन टाइप जो है एक तरीके से दिया गया है। इस लॉ के अंतर्गत ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है ये पावर है, ये कंप्लीट अथॉरिटी है दैट टू डेजिग्नेट एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, ठीक है, ये मसल्स है इसके, इतना पावर है इसके पास कि ये बेसिकली क्या कर सकती है, कोई भी एक्टिविटी जो है उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। दिस डेजिग्नेशन कैन बी ऑफिशियली अनाउंस थ्रू अ गजट नोटिफिकेशन। सो गजट नोटिफिकेशन आप लोग जनरली न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, कभी कभी आता है ना। तो इस नोटिफिकेशन में निकाल कर, इस तरीके से जो नोटिफिकेशन में निकाल करके वो बता सकती है कि ये टाइप की एक्टिविटीज जो है वो बेसिकली क्या है, अनलॉफुल है। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ये जो UAPA है, ये अप्लाई होता है इंडियन सिटीजन एंड एज वेल एज दैट ऑन दी फॉरेन नेशनल्स ऑल्सो। ये इंडियंस के ऊपर भी ये एक्ट अप्लाइड है और फॉरेन नेशनल्स जो है उनके ऊपर भी ये जो है एक्ट अप्लाइड है। एंड अकॉर्डिंगली दे कैन बी चार्ज्ड अंडर दिस प्रोविजंस। इसके अंतर्गत जो है ये बेसिकली इनको चार्ज किया जा सकता है कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। ओके,
UAPA maintains the jurisdiction even if the offense is committed outside of that of the India on the foreign soil. कभी भी jurisdiction, ये जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि UAPA जो है वो इंडियंस के ऊपर, फॉरेनर्स के ऊपर, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका jurisdiction सिर्फ इंडियन सॉइल पे नहीं है कि आप भारत की धरती पे अगर कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हो तो यहीं तक लिमिटेड नहीं है. अगर आप जो दूसरी कंट्री में भी कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हो जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है एंड दैट इज अनलॉफुल, हमारे सिक्योरिटी को लेकर के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो वहां पर भी जो है उस चीज, उस पर्सन के ऊपर भी ये जो है अप्लाई होता है UAPA. ना अकॉर्डिंग टू दिस UAPA द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज अ मैक्सिमम ऑफ 180 डेज. जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके पास मैक्सिमम 180 दिन रहता है फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट. एक बंदे को जो है अरेस्ट किया गया, उस अरेस्ट के टाइम पीरियड से लेकर के 180 दिन उसके पास रहते हैं टू फाइल अ चार्ज शीट. सो 180 दिन के अंतर्गत ही उसको चार्ज शीट जो है उसको चार्ज शीट जो है वो बेसिकली फाइल कर देना होगा. हाउएवर दिस ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय इन्फॉर्मिंग दैट ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट उनको लगता है कि और भी हमको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको मिल सकती है, तो वहां पे वो कोर्ट से जाकर के परमिशन ले सकते हैं कि भाई हमको थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए. ओके अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ दिस इज रिक्वायर्ड देन डेफिनेटली वो जो है इस चीज को सोचेंगे एंड एक्सटेंड कर देंगे. ऑब्जेक्टिव का क्या है इस चीज का? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है UAPA का of the legislation is to effectively prevent unlawful activities and associations within that of the India. बहुत सारे associations हालांकि अभी भी चल रहे हैं इंडिया में जो कि unlawful हैं एंड इंडिया के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, उनको पहले हटाए, है ना, कितना ज्यादा जरूरी है. खैर अनलॉफुल हम पढ़ तो रहे हैं. बेसिकली अनलॉफुल है क्या? इट एनकम्पासेस एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर किसी एसोसिएशन यानी ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल या फिर कोई जो एसोसिएशन है with the intent to disrupt India's territorial integrity and that of the sovereignty. तो कोई भी ऐसा पर्सन या फिर कोई भी एक एसोसिएशन जो कि बेसिकली कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया की जो इंटेग्रिटी है और सॉवरेंटी है उसके ऊपर खतरा हो सकती है, तो उस इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो UAPA है उसको अप्लाई किया जा सकता है. सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे बेसिकली है ऐसे एसोसिएशंस इंडिया में जो अभी भी काम कर रहे हैं, बड़े धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर रही है गवर्नमेंट. खैर करके उनको सबसे पहले अंदर डाल देना चाहिए. की प्रोविजंस जो है वो कौन कौन सी है? सेक्शन 3, सेक्शन 43D 5, ठीक है. सेक्शन 3 क्या कह रहा है? UAPA एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. सेक्शन 3 के अंतर्गत UAPA ये जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो किसी भी एसोसिएशन को अनलॉफुल घोषित कर सकती है अगर वो कोई ऐसा काम करती है जिसकी वजह से इंडिया की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को खतरा हो सकता है, ठीक है. तो वहां पे UAPA जो है वो अप्लाई हो गया. उसके अलावा सेक्शन 43D क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है सिवियरली लिमिट्स जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड मेक्स इट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू ऑब्टेन बेल. बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, यू कांट हैव बेल. इसको नॉन बेलेबल इसलिए काफी टाइम जो है वो बोल देते हैं, ठीक है. तो ये इसमें इस तरीके से जुडिशियल डिस्क्रिशन रहता है और इतना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग रहता है कि बेल मिलना मुश्किल हो जाता है. एंड इट रिक्वायर्स द कोर्ट टू अलाउ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल एप्लीकेशन, क्योंकि ये बहुत हमारी सिक्योरिटी, हमारे जो करंट, हमारा जो कंट्री है उसकी सिक्योरिटी का बात यहाँ पर आता है. तो इस वजह से यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको इतना छूट मिला रहता है कि वो अपोज कर सकता है कि नहीं इस पर्सन को जो है या फिर इस लीडर को, जो भी बंदी है उसको जो है बेल ना मिले करके. एंड प्रोहिबिट्स द रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड ऑन बेल इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द एक्यूजेशन इज प्राइमा फेसी ट्रू. जो एक्यूजेशन लगाया जा रहा है वो एक तरीके से सत्य प्रतीत हो रहा है, इस वजह से उसको बेल देना जो है ठीक नहीं रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्ट प्रिस्क्राइब्स द डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट. तो डेथ
हैंग किया जा सकता है या फिर जो है आजीवन कारावास में जो है रखा जा सकता है। ओके। Under the UAPA, the investigating agency is allowed a maximum of 180 days, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना हमारा ज़रूरी था इस चीज़ को लेकर के। ओके, सो दिस वाज इट रिलेटेड टू आवर न्यूज़ एनालिसिस। थोड़ा लंबा हो गया बट इट्स ओके, इट्स वर्थ इट। उसको वेस्ट करने जो टाइम जो है उसको वेस्ट करने से बेटर है ना, इट्स वर्थ इट। 1 घंटा भी अगर हमने लेक्चर देखा और उसमें से पढ़ाई की और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात हुई तो वो 1 घंटा वेस्ट थोड़ी हुआ है ना। चलो, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सॉल्व द एमसीक्यूज ऑल्सो। अगर नहीं तो जाओ सॉल्व करो एमसीक्यूज। इसकी पीडीएफ जो है आपको सभी की पीडीएफ आराम से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उस चीज़ को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।